नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। संविधान सभा की सबसे कम उम्र की सदस्य और देश की पहली दलित महिला विधायक को क्या आप जानते हैं? आज भारत में चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा क्षेत्र हो या विधानसभा क्षेत्र हो, आरक्षित है सीट। आरक्षण व्यवस्था है और इस आरक्षण की पिलर पर देश की मौजूदा राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर अपनी सियासी कुर्सी को स्थायित्व प्रदान करने की कोशिश में रहते हैं। लेकिन आज हम ऐसे बातों का, ऐसे तथ्यों का जिक्र करेंगे जिसे जानकर आप भी दांतों तले उंगली दबाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। परंपराओं और भेदभाव को अपने ऊपर हावी न होने देना कड़ी चुनौतियों में से एक चुनौती है। अभावों के बीच रहकर अभावों को खुद पर हावी न होने देना समुद्र को चीर कर रास्ता बनाने जैसा है और फौलादी विचारों वाला व्यक्तित्व ही यह कर सकता है। आज दलित वर्ग आरक्षण की बात जोर शोर से हो रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं देश की पहली दलित महिला विधायक कौन थी? दलित समुदाय भी अपनी इस ताकत को, अपने इस शख्सियत को नहीं जानता है। क्या आप जानते हैं कि इस दलित महिला ने आरक्षण का विरोध किया था? ऐसा नहीं है कि दलितों के साथ हुए व्यवहार की भुक्तभोगी न थी। दलित समुदाय के साथ हुए बुरे बर्ताव से आज की पीढ़ी अनजान नहीं है, बर्बरतापूर्ण व्यवहार से आज की पीढ़ी अनजान नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दलित वर्ग को अपने धड़ को ढकने के लिए कपड़े और वस्त्र की इजाजत नहीं थी, बाल काटने की इजाजत नहीं थी। मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि जिसके तन पर कपड़े ना हो, जिसको बाल काटने की आजादी न हो, वो कैसा दिखता होगा। कहते हैं शिद्दत से चाहो तो कायनात भी साथ देती है। यह बहुत ही सरल और सुंदर भाषा है। हकीकत यह है कि जब आप टूटकर बिखरने वाली परिस्थितियों में भी खुद को अडिगता से खड़े रखते हैं, खड़े रखने की ताकत आप में होती है, तब कायनात भी साथ देता है। और इसके लिए गहन धैर्य, फौलादी ताकत, अवज्ञा, विरोध और अपने बात पर अड़े रहना, चाहे परिस्थितियां जैसे भी हो, जैसे शक्तियों का होना आवश्यक है। हम बात करेंगे उस महिला की जिसके पति के भतीजे देश के पहले दलित राष्ट्रपति हुए। हम बात करेंगे उस महिला की जो महात्मा गांधी और अंबेडकर की कट्टर समर्थक थी, लेकिन उनका भी विरोध करने में नहीं हिचकिचाती थी, जो एक ऐसे भारत का स्वप्न देखती थी जहां राजनीति की रोटियां सेकने के लिए आग ही न हो, जो पूरे देश को यह सिखाया कि अपने बात पर अड़े रहना और अपना सिर ऊंचा रखना कितना जरूरी है, चाहे परिस्थितियां कितने भी विपरीत क्यों न हो। उन्होंने एक मजबूत केंद्र वाली समाजवादी गणराज्य के विचार की दृढ़ता से समर्थक थी। वे भारत के संविधान अनुच्छेद 17 की समर्थन में काफी अग्रणी थी। को बता दें कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के निषेध से संबंधित है, अर्थात कि इसमें छुआछूत की प्रथा को उसके सभी रूपों में समाप्त कर दिया गया है। दक्षिणायनी की कहानी को उनके समय की बड़ी राष्ट्रीय हस्तियों द्वारा वर्षों से अनजाने में बौना बना दिया गया है। अब समय आ गया है कि हम भारत को एक आधुनिक और राजनीतिक रूप से संतुलित राष्ट्र राज्य में बदलने में उनकी अग्रणी भूमिका को स्वीकार करें। लेडी पेप के इस सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं दाक्षायणी की, जो संविधान सभा के सदस्यों में सबसे कम उम्र की थी और पहली दलित महिला थी। ये इसमें शामिल उन 15 महिलाओं में से एक थी। उनके भाषण के एक छोटे अंश को बताती हूँ, जो अंबेडकर और महात्मा गांधी के विचारों से भिन्न थी, लेकिन वे इसकी कट्टर समर्थक थी और यकीनन ऐसा भारत होना चाहिए था, जो कि नहीं हो सका और शायद यह अभी संभव भी नहीं है। भारत की जटिल सामाजिक व्यवस्था के चक्रव्यूह में as long as the scheduled caste, it the horizons or by whatever name they may be called, are economic slaves of other people. There is no meaning demanding either separate electorates or joint electorates or any kind of electorates with this kind of percentage. Personally speaking, I am not in favor of any kind of reservation in any place whatsoever. वे आरक्षण और पृथक निर्वाचिका के खिलाफ थी। उनका मानना था कि ये असमानता के उन्मूलन के लिए अनुकूल और पर्याप्त नहीं होगा।
जब तक कि नैतिक सुरक्षा उपायों जैसे संरचनात्मक सुधार लागू न किए जाए। सरल शब्दों में आपको बताएं तो दाक्षायणी ऐसा भारत चाहती थी जहां जाति बंधन की कोई बाधा न हो। हालांकि व्यवस्थित भेदभाव का मुकाबला करने की संस्थागत क्षमता से मोह भंग होने की वजह से उन्हें राजनीति को चुनौती देने और भेदभाव को मिटाने की व्यवहारिक साधन के रूप में अपनाने पर मजबूर कर दिया और वे कोचीन विधान परिषद में एक अनुसूचित जाति सीट से चुनाव लड़ी थी। दाक्षायणी को अपने जीवन काल में खूब भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन वे आगे आकर रही और संविधान जो लोकतांत्रिक देश के लिए सबसे पहले स्थान रखता है उसमें वे उन 15 महिलाओं में शामिल थी जिन्होंने संविधान निर्माण करने में अहम भूमिका निभाई थी। वे संसद में गैर प्रमुख जातियों के कल्याण के विषय में समय से अधिक वक्त तक बोलने लगती थी। तब चेयरपर्सन उनसे कहा करते थे, आपने समय सीमा पार कर ली है और आपको बोलने का इजाजत सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप एक महिला हैं। दाक्षायणी का नाम ही अपने आप में विध्वंस का प्रतीक था, क्योंकि एक दलित लड़की का नाम यह कदापि नहीं होता जिसका अर्थ दुर्गा या बेटी दक्ष हो। दाक्षायणी का जन्म 1912 में केरल के एर्नाकुलम जिले के मुलुवुकांड गांव में हुआ था। वे कोचीन के पुलामा समुदाय से आती थी और यह समुदाय खेतिहर मजदूर हुआ करता था। दाक्षायणी अपनी आत्मकथा में याद करती हैं कि कैसे उनके समुदाय की महिलाओं ने उन्हें छावा लड़की का नाम दिया था जो उनके समुदाय से अधिक श्रेष्ठ मानी जाती थी। वे कभी खुद को वंचित नहीं समझती थी। वंचित समुदाय से आकर वंचित होकर खुद को कभी वंचित नहीं समझती थी। यह दाक्षायणी के मजबूत जिगरे की बात थी और यही एक बात थी जो उसे वहां ला दिया जो पूरे देश के लिए मिसाल बन गई, जिनका नाम महात्मा गांधी और अंबेडकर के समर्थक होने और फॉलोअर्स होने के बावजूद उनके विचारों के विरोध में आगे आने से नहीं रोक सकी। वह पुलाया महाजन सभा द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी हुई थी। वे पहली लड़की बनी जो धड़ को ढकने के लिए वस्त्र का उपयोग किया। इस जाति को धड़ को ढकने के लिए मोती से बने हार का उपयोग किया जाता था। वह सरकारी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने वाली पहली लड़की बन गई। कोचीन राज्य सरकार से छात्रवृत्ति के साथ एर्नाकुलम के महाराजा कॉलेज से रसायन की डिग्री हासिल की। उन्हें कदम कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि एक शिक्षक ने उन्हें विज्ञान में होने वाले प्रयोगों को देखने से मना कर दिया, लेकिन इससे उस मजबूत दिल और लड़ाकू दिमाग पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वे क्लास में दूसरे स्थान पर आई और रसायन में डिग्री हासिल करने वाली पहली दलित महिला बन गई। वे अपने राज्य की पहली दलित महिला थी जो रसायन शास्त्र में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद वे हाई स्कूल की शिक्षिका बनी। इसके बाद वे महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के उपस्थिति में वर्धा के सेवाग्राम में दलित नेता रमन केलन व्यायुधन से विवाह किया। वे मद्रास से संविधान सभा के लिए नामांकित थी। वे अपने मां से काफी प्रेरित थी। एक बार जब वे अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही थी तो पीठ झुकाकर बैठी थी। दरअसल यह एक प्रथा थी जो खास जाति की उपस्थिति में दलित जाति को बैठना होता था। इतना ही नहीं, उन्हें दूरी बनाए रखकर अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते रहने के लिए थोड़ी थोड़ी देर पर आवाज भी निकालना होता था, जिसके लिए उनकी मां ने उन्हें मना किया कि पीठ झुकाकर मत बैठो, उस स्थिति में मत पढ़ो। वे संविधान में सत्ता के अत्यधिक केंद्रीकरण और अधिक विकेंद्रीकरण के पक्ष में मजबूत तर्क देने में अहम स्थान रखती थी। वे संविधान सभा और अंतरिम सदस्य के रूप में राजनीति में एक्टिव होने के बाद खुद को किनारा कर लिया और अपना सारा जीवन वंचित लोगों के उत्थान में समर्पित कर दिया था। वे अविश्वसनीय रूप से साहसी महिला थी जिसने जाति की बाधा तोड़ दिया था और स्वतंत्र भारत की दिशा को तय करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाई थी। उनकी विरासत अब भी उस संविधान के साथ जीवित है जो उनके समानता के विचारों को संरक्षित किया। आपको दाक्षायणी के बारे में जानकर कैसा लगा? आपकी क्या राय है? अपना विचार जरूर साझा करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। धन्यवाद।